में यह एक प्यारी सुबह है और लोग सेंट्रल पार्क में आनंद ले रहे हैं। अचानक भीड़ अजीब व्यवहार करने लगती है। वे शब्दों को दोहराते हैं, सड़क के बीच में स्थिर हो जाते हैं या पीछे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। उस पल में कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और एक बेंच पर निर्माण श्रमिकों का एक समूह आराम कर रहा है। तभी अचानक एक शव उनके बगल में गिरता है। पहले तो दूसरों को लगा कि यह एक दुर्घटना है, लेकिन जल्द ही एक और शव गिर जाता है और जब वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऊपरी मंजिल के सभी कर्मचारी भी खुद को बचाने के लिए बाहर आ रहे हैं। एक एक करके वे सभी मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनके चेहरे हमेशा खाली रहते हैं और उनमें कोई भी भावना नहीं होती। इस बीच विज्ञान शिक्षक इलियट अपनी कक्षा को उस समय के बारे में बता रहे हैं जब पूरे देश में लाखों मधुमक्खियां गायब हो गईं। एक छात्र का कहना है कि हमेशा ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता है और हम कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, जिससे इलियट सहमत है। अन्य छात्र उत्साहपूर्वक रहस्यमय घटनाओं पर चर्चा करना शुरू करते हैं, लेकिन जब इलियट को आपातकालीन स्टाफ मीटिंग में बुलाया जाता है तो वे बीच में आ जाते हैं। मुख्य हॉल के रास्ते में इलियट अन्य कक्षाओं में नजर डालता है और देखता है कि छात्र अपने फोन पर किसी चीज से चौंक रहे हैं। एक बार जब सभी कर्मचारी आ गए तो प्रिंसिपल ने बताया कि शहर एक आपातकालीन स्थिति में है। जाहिर तौर पर कुछ आतंकवादियों ने सेंट्रल पार्क में एक अजीब गैस छोड़ी है जिससे लोग खुद ही चीजों को खत्म कर देते हैं। इसके चलते पूरे शहर में कक्षाएं रद्द कर दी गईं। फिर शिक्षक अपनी कक्षाओं में लौट आते हैं और छात्रों से कहते हैं कि वे आज के लिए जा सकते हैं। इलियट अपने सबसे अच्छे दोस्त और साथी शिक्षक जूलियन के साथ निकल जाता है। जूलियन और उसकी पत्नी अल्मा को भी आमंत्रित किया गया है। घर पर इलियट की पत्नी अल्मा घबराई हुई है क्योंकि उसे जॉय नाम के किसी व्यक्ति का फोन आता रहता है जिससे वो बात नहीं करना चाहती। वो अपने फोन को नजरअंदाज कर देती है और यह जानने के लिए समाचार देखती है कि क्षेत्र में कितने लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क को कैसे खाली कराया जा रहा है। जल्द ही इलियट आता है और वे मिलकर शहर छोड़ने के लिए पैकिंग करते हैं। दंपति रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं जहां उन्हें जूलियन अपनी बेटी जेस के साथ मिलता है। स्टेशन केटीवी पर एक रिपोर्टर इसकी परीक्षण से पता चला कि विष एक प्राकृतिक यौगिक है। जूलियन जोड़े की शादी की परेशानी का संदर्भ देते हुए एक टिप्पणी करता है और इससे अल्मा नाराज हो जाती है, जो नहीं चाहती कि उनके अंतरंग विवरण इस तरह उजागर हो। इस बीच फिलाडेल्फिया के रिटेनहाउस पार्क में एक पुलिसकर्मी ट्रैफिक जाम को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे ही हवा पार्क के पेड़ों से होकर गुजरती है, ज्यादातर लोग अचानक ठिठक जाते हैं और पुलिस अपनी बंदूक का इस्तेमाल खुद को मिटाने के लिए करती है। फिर टैक्सी ड्राइवर बाहर निकलता है, बंदूक उठाता है और वही काम करता है। इसके बाद बंदूक एक महिला उठाती है जो इसका इस्तेमाल चीजों को खत्म करने के लिए भी करती है। इलियट के समूह में वापस वे ट्रेन में है और अंततः अल्मा ने जॉय का फोन उठाया और उससे कहा कि वो उसे फोन करना बंद कर दे क्योंकि उन्होंने केवल एक मिठाई साझा की थी और इसका कोई मतलब नहीं था। अंततः ट्रेन पेंसिल्वेनिया में रुकती है और कर्मचारी यात्रियों को सूचित करते हैं कि यह अंतिम पड़ाव है क्योंकि सभी ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उन्होंने सभी संपर्क भी खो दिए हैं, इसलिए वे मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। पास में एक छोटा सा ग्रामीण शहर है, इसलिए भीड़ एक भोजनालय में समाप्त होती है। एक महिला को फिलाडेल्फिया चिड़ियाघर से एक वीडियो मिलता है जिसमें एक आदमी शेर के पिंजरे में जाता है और जानवरों द्वारा मारा जाता है। टीवी पर पत्रकारों ने घोषणा की कि सरकार ने आतंकवादी हमले का विचार वापस ले लिया है। ये घटना पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रही है और छोटे शहरों में फैल रही है। उसी समय बिजली चली जाती है और लोग घबरा जाते हैं, इसलिए हर कोई अपनी कारों में भागने के लिए दौड़ पड़ता है। इलियट और अल्मा मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई उसे अनदेखा कर देता है। शुक्र है कि पौधों की नर्सरी चलाने वाले एक वृद्ध जोड़े ने उन्हें अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि जूलियन का अपनी पत्नी से संपर्क टूट गया है और वो उसे ढूंढना चाहता है, इसलिए वो जेस को इलियट और अल्मा के पास छोड़ देता है और फिर एक परिवार के साथ चला जाता है जो प्रिंसटन जा रहा है। कुछ क्षण बाद दंपत्ति सामान इकट्ठा करने के लिए अपने घर पर रुकता है और पति एलियट से कहता है कि उसे लगता है कि यह पौधे हैं जो रसायन फैला रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। इस बीच जूलियन का समूह प्रिंसटन पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि यह क्षेत्र भी संक्रमित हो गया है। जैसे ही वो बात करता है, उसे कार की छत में एक छेद दिखाई देता है। अचानक कार रुकती है और रुकने के बाद एक पेड़ से टकरा जाती है। जूलियन कार से बाहर आता है और स्वयं हटाने के लिए कुछ टूटे हुए शीशे का उपयोग करता है। इलियट के समूह में वापस वे गाड़ी चला रहे हैं और रेडियो पर सुन रहे हैं कि नवीनतम सिद्धांत जल प्रदूषण है। जब वे शहर से बाहर निकलते हैं और ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं तो उन्हें सड़क पर शवों के ढेर से अवरोध मिलता है, इसलिए वे पीछे की ओर गोता लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब वे चौराहे पर पहुंचते हैं तो उन्हें अन्य सड़कों से भी कारें आती हुई मिलती हैं, जिनमें एक सेना का ट्रक भी शामिल होता है। तभी ड्राइवर रिपोर्ट करते हैं कि उन सड़कों पर बहुत सारे शव रास्ता रोकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हर दिशा में जहर से घिरे हुए हैं। इलियट जूलियन को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। अन्य कारों में लोगों को ये कहते हुए सुनना कि कार्यक्रम हमेशा पार्कों में शुरू होता है। इलियट को लगता है कि पौधे का सिद्धांत आखिरकार सच हो सकता है। उस समय एक महिला प्रिंसटन में अपनी बेटी से संपर्क करने में सफल हो जाती है, जो कहती है कि शहर में हर कोई मर चुका है। कॉल तब समाप्त होती है जब लड़की की अचानक मृत्यु हो जाती है और इलियट लड़की के कमरे में हवा के झोंके को सुन सकता है। तब इलियट को पता चलता है कि जूलियन संभवतः मर चुका है और उसे जेस को खबर देनी होगी। बाद में सेना के एक निजी कर्मचारी और इलियट इस बात पर सहमत हुए कि चूंकि हमले अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में हो रहे हैं, इसलिए उन्हें सड़कों से हटने की जरूरत है। अचानक हवा चलने लगती है और बड़ा समूह जम जाता है। फिर सैनिक पीछे की ओर चलता है और अपनी बंदूक का उपयोग स्वयं को नष्ट करने के लिए करता है। जैसे ही छोटा समूह घबराने लगता है, इलियट उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाता है और अब तक उसके पास मौजूद सबूतों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिक कटौती पद्धति का उपयोग करता है। उनका मानना है कि विष वास्तव में पौधों द्वारा फैल रहा है, लेकिन ये केवल लोगों के बड़े समूहों द्वारा उत्पन्न होता है।
इसलिए उन्हें छोटे समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता है। इससे 3 छोटे समूह बनते हैं और वे सभी अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगते हैं। इलियट, अल्मा और जेस 2 किशोर लड़कों के साथ भाग जाते हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी तेजी से आगे बढ़ें, हवा जल्द ही उन्हें पकड़ लेती है। उनका समूह अपना चेहरा बचाने के लिए दौड़ना बंद कर देता है और हवा उनके चारों ओर बहती है, लेकिन सौभाग्य से कुछ नहीं होता है। बहुत दौड़ने के बाद समूह अंततः छोटे शहर को ढूंढ लेता है और एक घर के अंदर छिप जाता है जहाँ सब कुछ नकली है क्योंकि ये दिखावे के लिए है। आराम करने के बाद वे यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, इससे पहले कि और लोग यहाँ छिपने आए और जहर फैलाएं। जैसे ही वे एक पहाड़ी पर भागते हैं, वे देखते हैं कि 2 समूह आते हैं और एक बड़ी भीड़ बना लेते हैं, जिससे वे तुरंत जम जाते हैं। केवल एक आदमी व्यावसायिक लॉन घास काटने की मशीन शुरू करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। इलियट का समूह घंटों तक चलता रहता है और बाढ़ पर एक रेडियो ढूंढता है। एक आपातकालीन प्रसारण में बताया गया है कि लोगों को पुलिस द्वारा उठाए जाने के लिए पश्चिमी सीमाओं पर जाना चाहिए। अंततः समूह इतना थका हुआ और भूखा है कि आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसलिए जब उन्हें एक बंद घर मिलता है तो वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। समूह घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता है। वे बलपूर्वक प्रवेश करने पर विचार करते हैं, लेकिन उसी क्षण वे लोगों को अंदर आते हुए देखते हैं। इलियट अच्छी तरह से मदद मांगता है, लेकिन जब मालिक उन्हें मना कर देता है तो किशोर आक्रामक हो जाते हैं और खिड़कियों पर लगे बोर्डों को हिलाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मालिक नाराज हो जाता है और खिड़की में छेद करके गोली चला देता है। भयभीत होकर तीनों फिर से भागने लगते हैं। इस बीच बचे हुए लोगों को क्षेत्र की विभिन्न इमारतों में अलग अलग विकल्प लेते हुए दिखाया गया है। उनमें से कुछ ने मुखौटे पहने हुए हैं, जबकि अन्य जितना संभव हो उतनी बंदूकें इकट्ठा कर रहे हैं। टीवी पर एक रिपोर्टर एक वैज्ञानिक का साक्षात्कार लेता है, जो बताता है कि हमले हर घंटे अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। और कुछ ही क्षण बाद इलियट के समूह को एक ऐसा घर मिलता है जिसमें बिजली नहीं है या कोई सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि इसे छोड़ दिया गया है। हालांकि जब वे करीब आते हैं तो उनकी मुलाकात श्रीमती जोन्स से होती है। वो उन्हें रात भर रुकने और खाना साझा करने देने के लिए सहमत है। श्रीमती जोन्स एक बहुत ही अजीब महिला है। एक क्षण में वो मधुर व्यवहार करती है। बाद में शाम को इलियट और अल्मा फुसफुसाते हुए बात कर रहे हैं क्योंकि जेस सो रही है। श्रीमती जोन्स ने उनकी बात सुन ली और उन पर उसे मारने या लूटने की योजना बनाने का आरोप लगाया। सुबह में इलियट श्रीमती जोन्स को कुछ बताने के लिए उनकी तलाश करता है और उसके बिस्तर पर एक डरावनी गुड़िया देखकर चौंक जाता है। जब वो करीब आता है तो श्रीमती जोन्स उसके पीछे आती है और उस पर चिल्लाती है। फिर वो अपने बगीचे में जाती है, जहाँ अचानक हवा चलने लगती है और श्रीमती जोन्स को पीछे की ओर चलना पड़ता है। इलियट ये देखता है और तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए दौड़ता है। केवल श्रीमती जोन्स काफी दर्दनाक तरीके से कांच तोड़ना शुरू कर देती है, जब तक कि वो मर नहीं जाती। जैसे ही हवा अंदर आने लगती है, इलियट अल्मा और जेस को खोजने की कोशिश में घर से भागता है। किसी तरह वो उन्हें सुन सकता है, लेकिन उनका पता नहीं लगा सकता। वो सोचता है कि वो उन्हें तहखाने में सुन रहा है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वह अकेला होता है। अल्मा और जेस वास्तव में एक पुराने पत्थर के स्प्रिंग हाउस के बाहर है और एक बोलने वाली ट्यूब दोनों इमारतों को जोड़ती है। कुछ अच्छे शब्द और यादें साझा करने के बाद इलियट ने फैसला किया कि वह अकेले मरना नहीं चाहता और बाहर चला जाता है। अल्मा और जेस भी जल्द ही बाहर आ जाते हैं और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जबकि हवा उनके चारों ओर बहती है। कुछ नहीं होता है और तीनों घर लौट आते हैं, यह महसूस करते हुए कि कार्यक्रम अंततः समाप्त हो गया है। 3 महीने बाद अल्मा और इलियट जेस का पालन पोषण करते हुए खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं। अल्मा को ये भी पता चलता है कि वो गर्भवती है और इलियट इस खबर से खुश हो जाता है। टीवी पर एक वैज्ञानिक बताते हैं कि यह घटना संभवतः मानवता को चेतावनी देने के लिए ग्रह द्वारा भेजा गया एक संदेश था कि वे बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द ही एक और हमले की उम्मीद करनी चाहिए। इस बीच फ्रांस के एक पार्क में लोग ठिठुरने लगते हैं और उनके आसपास हवा चलने पर चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। लाइक एंड सब्सक्राइब वॉच आवर फॉर मोर वीडियोस। आपका दिन सुबह रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।